चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे दस्तावेज के पन्नों को पलटने वाले हैं जो देखने में तो शायद भारतीय संविधान के भाग 5 का एक तकनीकी विश्लेषण लगता है। हाँ, मतलब अनुच्छेद 124 से 147 तक का विवरण। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो मूल रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत मास्टर क्लास है। जी, जिसे मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया है। सही कहा। लेकिन देखिए, हमारा मिशन यहाँ सिर्फ कुछ तथ्यों या अनुच्छेदों को रटना नहीं है। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य ये समझना है कि ये महज कानूनी नियमों का एक नीरस पुलिंदा नहीं है। एकदम सही। बल्कि अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने की एक बेहद रोमांचक कहानी है। हाँ, और जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो जाहिर है कि हम केवल दिल्ली में स्थित एक भव्य इमारत की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसी संस्था की बात कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों के अधिकारों की अंतिम रक्षक है। हमारे पास जो रिसर्च और नोट्स हैं वे बहुत ही खूबसूरती से इस पूरी व्यवस्था के विकास को दिखाते हैं, ऐतिहासिक विकास से लेकर आज की जटिलताओं तक। राइट? जी। एक स्वस्थ लोकतंत्र में संस्थाएं कैसे जन्म लेती हैं, कैसे विकसित होती हैं और शक्तियों के टकराव के बीच कैसे अपने अस्तित्व की रक्षा करती हैं, ये सब समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। तो आइए सीधे इतिहास के झरोखे से ही शुरुआत करते हैं। स्रोत के शुरुआती हिस्से हमें 1773 से 1950 तक की एक लंबी यात्रा पर ले जाते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका के शीर्ष पर है, लेकिन इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई। दस्तावेज में सबसे पहला जिक्र 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का आता है। हाँ, अगर हम इतिहास के उन पन्नों को खंगालें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक मील का पत्थर था। इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। बिल्कुल। इसका नाम भले ही सर्वोच्च न्यायालय था, पर इसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित था। मतलब ये केवल कोलकाता शहर और वहां रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों तक ही सीमित था। हाँ, और कुछ स्थानीय मामलों तक। ये पूरे भारत का न्यायालय नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई कलकत्ता के उस न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट हो तो उसके लिए वो अंतिम दरवाजा भी नहीं था। स्रोत में जिक्र है कि उस समय अंतिम अपील के लिए ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। एकदम सही पकड़ा आपने। प्रिवी काउंसिल लंदन में बैठती थी, यानी भारत में बैठकर जो फैसले लिए जा रहे थे उनकी अंतिम समीक्षा 7 समंदर पार बैठे ब्रिटिश जज करते थे। मतलब न्यायिक संप्रभुता जैसी कोई चीज भारत के पास नहीं थी। जी नहीं। इसके बाद कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के साथ। 1935 का अधिनियम, जिसके तहत 1937 में एक फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। हाँ, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर थे। ये फेडरल कोर्ट एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इसने ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों के बीच के विवादों को सुलझाने का काम शुरू किया। लेकिन विडंबना देखिए कि ये भी अंतिम अपीलीय संस्था नहीं थी। बिल्कुल। फेडरल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। असली बदलाव तब आया जब 1950 में हमारे वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का जन्म हुआ। यहाँ स्रोत एक बहुत ही गहरे बिंदु पर जोर देता है। जिस तरह ब्रिटिश काल में प्रिवी काउंसिल अंतिम अपीलीय संस्था थी, ठीक उसी तरह आज भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है, यानी फाइनल अपीलेट कोर्ट। इसके फैसले के बाद न्याय मांगने के लिए कोई और कानूनी दरवाजा नहीं बचता। ये भारत की न्यायिक आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन रुकिए, यहीं पर स्रोत एक ऐसी बारीक बात साफ करता है जहां अक्सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, वो समाधान वाली बात। बिल्कुल। आम धारणा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दे दी, खासकर फांसी की सजा, तो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है। लेकिन दस्तावेज इसे सिरे से खारिज करता है, और ऐसा करना कानूनी समझ के लिहाज से बहुत जरूरी है। मतलब वो अपील नहीं है? जी नहीं। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक दया याचिका है, कोई अपील नहीं। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अपील का मतलब है कि आप अदालत से कह रहे हैं कि फैसले में कोई कानूनी खामी है, उसे दोबारा जांचा जाए। जबकि क्षमादान में राष्ट्रपति न्यायपालिका के फैसले को गलत नहीं ठहराते। वे ये नहीं कहते कि जज ने कानून गलत पढ़ा है। वे बस कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते दया दिखाते हैं। बिल्कुल।
किसी मानवीय आधार या विशेष परिस्थिति को देखते हुए। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन संवैधानिक रूप से बहुत बड़ा अंतर है। ये सच में एक शानदार स्पष्टीकरण है। अब अगर हम अपनी न्यायपालिका के स्वरूप की तुलना अमेरिका से करें, तो स्रोत दस्तावेज में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो एकीकृत और दोहरी न्यायपालिका वाला हिस्सा, राइट? हाँ, हम अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में अमेरिकी कोर्ट रूम देखते हैं जहां स्टेट सुप्रीम कोर्ट और फेडरल सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है, लेकिन भारतीय व्यवस्था उससे बिल्कुल अलग है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। स्रोत इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाता है। भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान न्यायिक व्यवस्था है। जी, राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी एक आम नागरिक के लिए इसका अर्थ ये है कि कानून एक ही है, जो सबसे निचली अदालत से लेकर सबसे ऊपरी अदालत तक एक ही धागे में पिरोया हुआ है। एकदम सही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कानून की व्याख्या एक समान होगी। और इसके ठीक विपरीत अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका या डुअल जुडिशरी है। वहाँ 50 राज्यों के अपने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट्स हैं, राइट? हाँ, अगर कोई मामला राज्य के कानून से जुड़ा है तो उस राज्य का सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम होता है। उसकी अपील वॉशिंगटन स्थित फेडरल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। फेडरल सुप्रीम कोर्ट केवल पूरे देश से जुड़े संघीय मामलों को देखता है। बिल्कुल। भारत की विविधता को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं का ये एकीकृत व्यवस्था चुनने का फैसला वाकई दूरदर्शी था। इसी एकीकृत व्यवस्था को और गहराई से समझने के लिए दस्तावेज भारतीय न्यायपालिका की शंकुआकार संरचना, यानी इसके कॉनिकल आर्किटेक्चर को एक पिरामिड की तरह विजुअलाइज करवाता है, जो कि परीक्षा के लिहाज से मुख्य रूप से एक त्रिस्तरीय या 3 टियर व्यवस्था है। इस पिरामिड की कल्पना करें। इसका जो आधार है, सबसे निचला स्तर, वहाँ मुंसिफ न्यायालय और न्याय पंचायत आते हैं। हाँ, जो ग्राम और जमीनी स्तर के छोटे विवादों को सुलझाते हैं। इसके ठीक ऊपर जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय या जिन्हें हम जिला न्यायालय कहते हैं, वो होते हैं। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही रोचक और बारीक अंतर स्पष्ट करता है, जिस पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वो दीवानी और आपराधिक मामलों वाला पदनाम का अंतर। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अदालत एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन कुर्सी का नाम बदल जाता है। सही कहा। जब कोई न्यायाधीश जमीन के विवाद, संपत्ति के बंटवारे या विवाह और तलाक जैसे दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहा होता है, जिन्हें हम सिविल मैटर्स कहते हैं, बिल्कुल, तो उसे जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। लेकिन जब वही न्यायाधीश उसी अदालत में किसी अपराध, चोरी या हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश या सेशंस जज कहा जाता है। यानी मामले की प्रकृति के आधार पर न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र और पदनाम दोनों बदल जाते हैं। और फिर इस पिरामिड में इस जिला स्तर के ऊपर आते हैं भारत के 25 उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट्स। और सबसे शीर्ष पर विराजमान है हमारा एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय। ये त्रिस्तरीय ढांचा सुनिश्चित करता है कि देश में अंतिम न्याय तक एक व्यवस्थित श्रेणी बनी रहे। ये पिरामिड जैसी संरचना तो स्पष्ट है, लेकिन इस शीर्ष संस्था ने जमीन पर काम करना कब और कैसे शुरू किया? स्रोत में इसकी तारीखों को लेकर एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को उलझा देता है। हाँ, स्थापना और स्थान की बात करें तो दस्तावेज स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। जी, लेकिन इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। यानी 26 जनवरी को यह अस्तित्व में आ गया था, लेकिन विधिवत कामकाज 2 दिन बाद 28 जनवरी से शुरू हुआ। परीक्षाओं में अक्सर यही पूछा जाता है। इसके अलावा दस्तावेज में स्थान को लेकर भी एक चौंकाने वाला तथ्य है। हम सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी स्थान देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन क्या ये हमेशा दिल्ली तक ही सीमित है? स्रोत इसका जवाब हाँ और ना दोनों में देता है। वो कैसे? तकनीकी रूप से इसका स्थायी स्थान दिल्ली ही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के बाहर भी सुनवाई कर सकता है। दस्तावेज में श्रीनगर और हैदराबाद का उदाहरण दिया गया है, जहां पहले ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी और अनिवार्य शर्त है। हाँ, राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन। मतलब मुख्य न्यायाधीश अपनी मर्जी से कहीं भी अदालत नहीं लगा सकते। इसके लिए प्रेसिडेंट्स अप्रूवल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये लचीलापन इसलिए रखा गया ताकि असाधारण परिस्थितियों में अदालत देश के अन्य हिस्सों तक भी जा सके। लचीलेपन और विस्तार की बात करें तो जैसे जैसे मुकदमों का बोझ बढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय को भी अपना आकार बढ़ाना पड़ा।
दस्तावेज में अनुच्छेद 124(1) के तहत न्यायाधीशों की संख्या के विकास का जिक्र है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि न्यायाधीशों की संख्या या उनके वेतन और भत्ते बढ़ाने की शक्ति अदालत के पास खुद नहीं है। यह शक्ति केवल संसद के पास है। यह सरकार के अंगों के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। दस्तावेज 1950 से 2019 तक न्यायाधीशों की संख्या का एक लंबा सफर दिखाता है। 1950 में जब शुरुआत हुई थी तब शीर्ष अदालत में सिर्फ 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य। और समय के साथ ये संख्या बढ़ती गई और अंततः 2019 में एक संशोधन के बाद जो वर्तमान स्थिति है वो 34 न्यायाधीशों की है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन 34 कुर्सियों तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हाँ, अनुच्छेद 124(3) के आधार पर न्यायाधीश बनने की योग्यताओं को डिकोड किया गया है। पहली शर्त तो बिल्कुल स्पष्ट है, व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। जी, ये तो बुनियादी शर्त है, लेकिन इसके साथ 3 अन्य विकल्पों में से किसी एक का पूरा होना भी जरूरी है। वे 3 विकल्प बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला विकल्प है कि व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक लगातार किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। और दूसरा विकल्प ये है कि उसने लगातार 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। यानी अगर आप जज नहीं भी रहे हैं लेकिन 10 साल तक एक सफल वकील रहे हैं तो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। दस्तावेज में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का, जो सीधे बार यानी वकीलों के समूह से सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। और तीसरा विकल्प तो और भी दिलचस्प है। हाँ, राष्ट्रपति की दृष्टि में एक सम्मानित विधिवेत्ता होना। बिल्कुल, जिसे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कहते हैं। अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई व्यक्ति कानून का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, कोई महान कानूनविद है, जिसमें शायद कभी जज या वकील के रूप में काम ना किया हो लेकिन कानून की उसकी समझ असाधारण हो, जी, तो उसे भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। स्रोत में उदाहरण के तौर पर MM सीकरी का नाम दिया गया है, जो इसी प्रावधान के जरिए इस मुकाम तक पहुंचे थे। अब देखिए, अब तक की ये पूरी कहानी काफी व्यवस्थित और शांत लग रही है। नियम हैं, योग्यताएं हैं, सब कुछ साफ है। लेकिन स्रोत के अगले हिस्से से इस पूरी चर्चा में एक थ्रिलर जैसी गति आ जाती है। एकदम सही करें आप। यहां से शुरू होती है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की ऐतिहासिक रस्साकशी। अनुच्छेद 124(2) की मूल स्थिति क्या थी और कॉलेजियम प्रणाली का उदय कैसे हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। इसे भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव कहा जा सकता है। दस्तावेज बताता है कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से सलाह लेते हैं, लेकिन यह सलाह उन पर बाध्यकारी या बाइंडिंग नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अंतिम फैसला पूरी तरह से राष्ट्रपति और व्यावहारिक रूप से देखें तो मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका के हाथ में था। और यहीं से खतरे की घंटी बजी। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंत्रियों का सीधा नियंत्रण होगा तो स्वतंत्र न्यायपालिका का ढांचा ही चरमरा जाएगा। जाहिर है, एक जज सरकार के खिलाफ निष्पक्ष फैसला कैसे दे पाएगा अगर उसकी नियुक्ति ही सरकार की इच्छा पर निर्भर हो। इसी चिंता को दूर करने के लिए 1993 में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। दस्तावेज इसे सेकंड जजेस केस के रूप में संदर्भित करता है। 1993 का सेकंड जजेस केस। इसी फैसले ने प्रसिद्ध कोलिजियम प्रणाली को जन्म दिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक अभेद्य कवच पहना दिया। ये कोलिजियम प्रणाली अपने आप में एक अनूठा ढांचा है। दस्तावेज इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाता है। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। किसी भी नाम की सिफारिश के लिए बहुमत का नियम लागू होता है, यानी कम से कम 3 जजों की सहमति आवश्यक है। और इस प्रणाली का सबसे अहम हथियार है वीटो पावर। स्रोत के मुताबिक यदि इन 5 में से 2 न्यायाधीश भी किसी नाम पर असहमति जता देते हैं तो वह नाम आगे राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस कोलिजियम द्वारा भेजी गई सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति अब बाध्य है। ये एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था, जहां न्यायपालिका ने अपनी नियुक्तियों का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। लेकिन नियुक्तियों के साथ साथ एक और पद है जिस पर हमेशा नजरें टिकी रहती हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी। हाँ, ये कुर्सी किसे मिलेगी? दस्तावेज वरिष्ठता के नियम और इतिहास में हुए इसके गंभीर उल्लंघनों पर
प्रकाश डालता है। ये हिस्सा वाकई बेहद संवेदनशील है। सामान्य परंपरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ही सीजेआई बनते हैं। ये एक अलिखित नियम है जिसे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय से स्थापित किया गया था। लेकिन इतिहास में इसके 3 प्रमुख उल्लंघन दर्ज हैं, जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने आ गए। स्रोत इन 3 घटनाओं का तटस्थ रूप से जिक्र करता है। पहला उल्लंघन 1964 में हुआ था। उस वक्त जस्टिस जफर इमाम सबसे वरिष्ठ थे, लेकिन गंभीर स्वास्थ्य कारणों से उनकी जगह जस्टिस गजेंद्र गढ़कर को सीजेआई बनाया गया। इसे आमतौर पर कोई विवादित कदम नहीं माना जाता, क्योंकि इसके पीछे एक स्पष्ट और वैध चिकित्सीय कारण था। लेकिन जो असली संवैधानिक भूचाल आया वो 1970 के दशक में था। 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस का फैसला आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। दस्तावेज स्पष्ट रूप से लिखता है कि 3 वरिष्ठ जजों जे.एस. शेलेट, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। और इस फैसले से एक बड़ा संस्थागत तनाव पैदा हुआ। परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इन तीनों वरिष्ठ जजों की वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया और उनसे कनिष्ठ ए.एन. रे को देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ये एक साफ संदेश था कि शक्तियों की सीमाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। और ऐसा ही एक और बड़ा टकराव 1977 में आपातकाल के दौरान देखने को मिला। दस्तावेजबंदी प्रत्यक्षीकरण केस, या जिसे कानूनी भाषा में हेबियस कॉर्पस केस कहते हैं, उसका जिक्र करता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है व्यक्ति को सशरीर अदालत के सामने पेश करना, जो नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार से जुड़ा है। आपातकाल के दौरान जब ये सवाल उठा कि क्या सरकार नागरिकों के इस अधिकार को पूरी तरह छीन सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में से केवल जस्टिस एच.आर. खन्ना ने सरकार के कदम के खिलाफ असहमति जताते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था। और इस असहमति की कीमत उन्हें चुकाना नहीं पड़ी। स्रोत के मुताबिक उनकी वरिष्ठता छीनकर एम.एच. बेग को सीजेआई नियुक्त कर दिया गया। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि जब कार्यपालिका बहुत शक्तिशाली होते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भारी दबाव बन सकता है। लेकिन शक्तियों के संतुलन की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2014 में ये रसाकशी एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई। हाँ, दस्तावेज के अंतिम हिस्से सरकार के पलटवार और न्यायपालिका के न्यायिक वीटो की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। 2014 में सरकार ने 99 में संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC की स्थापना की। ये सीधे तौर पर 1993 में बनी कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने का एक विधायी प्रयास था। दस्तावेज में प्रस्तावित NJAC की संरचना का पूरा विवरण है। ये 6 सदस्यों वाला एक आयोग था जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 ख्याति प्राप्त व्यक्ति शामिल होने थे। और यहीं पर सबसे बड़ा पेच फंसा। केंद्रीय कानून मंत्री के इस आयोग में होने का सीधा मतलब था कि नियुक्तियों में कार्यपालिका का सीधा प्रवेश हो रहा था। और स्रोत में यह भी बताया गया है कि इन 2 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को चुनने वाली जो समिति थी, उसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल थे। न्यायपालिका ने इस पूरे ढांचे की गहराई से समीक्षा की। अदालत का नजरिया ये था कि ये संरचना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। और फिर आया 2015 का ऐतिहासिक न्यायिक वीटो। सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC और 99वें संविधान संशोधन को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसे सिरे से निरस्त कर दिया। स्रोत इस फैसले का आधार बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि NJAC न्यायपालिका के कामकाज में कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप है। अदालत ने उसी मूल ढांचा के सिद्धांत का हवाला दिया जिसे 1973 में स्थापित किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है, जिसे संसद भारी बहुमत से भी नहीं बदल सकती। और यही कारण है कि आज की तारीख में NJAC निरस्त है और न्यायाधीशों की नियुक्ति पुनः उसी कॉलेजियम प्रणाली द्वारा ही होती है जिसे 1993 में स्थापित किया गया था। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे हमारा संविधान शक्तियों के टकराव को सुलझाने का रास्ता खुद ही निकालता है। अब हम इस पूरे मास्टर क्लास दस्तावेज के अंतिम पड़ाव पर हैं, जो एक मास्टर समरी या फास्ट फैक्ट्स का संकलन है। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को एक तेज रीकैप के रूप में समेटे तो हमारे पास कुछ बेहद ठोस बिंदु उभर कर आते हैं। पहला मुख्य बिंदु,
संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। दूसरा, न्यायाधीशों की संख्या, वेतन और भत्ते बढ़ाने की शक्ति केवल संसद के पास है। तीसरा, भारत में सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्षैतिज वितरण यानी कोई भी अंग दूसरे के अधीन नहीं है, बल्कि तीनों एक ही स्तर पर रहकर एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमने 1993 का सेकंड जजेस केस देखा जिसने कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की। भारतीय न्यायपालिका की त्रिस्तरीय संरचना को समझा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। और सबसे अहम, सुप्रीम कोर्ट का भारत के सर्वोच्च और अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में दर्जा। अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा 1950 की स्थापना से लेकर 70 के दशक के टकराव, एनजेसी के प्रयास और कॉलेजियम की वापसी तक पर एक समग्र दृष्टि डालें तो इसका एक बहुत व्यापक अर्थ निकलकर सामने आता है। वो क्या? एक जीवंत और विकासशील लोकतंत्र में संस्थाएं कभी स्थिर नहीं होती हैं। वे लगातार एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं, कभी-कभी उनके बीच तीखा टकराव भी होता है। और इसी मंथन की प्रक्रिया में वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को संतुलित करना सीखते हैं। बिल्कुल। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई एक दिन में बनी चीज नहीं है। ये दशकों के संस्थागत संघर्ष और कड़े संवैधानिक फैसलों का परिणाम है। ये सचमुच एक अद्भुत निष्कर्ष है। हमने देखा कि कैसे दस्तावेज की ये कुछ पन्ने भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का पूरा नक्शा खींच देते हैं। अब इस गहन अध्ययन का समापन करते हुए सोचने के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक विषय छोड़ना चाहूंगा। ये बताइए। आज हम तकनीक और सूचनाओं के इस युग में जी रहे हैं जहां समाज अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है और हर जगह पारदर्शिता की भारी मांग उठ रही है। श्रोताओं के लिए यह सोचना दिलचस्प है कि आने वाले 50 वर्षों में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का ये संतुलन कैसे आकार लेगा। ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य में नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसा तकनीक या नया संस्थागत ढांचा उभर सकता है जो कार्यपालिका की जवाबदेही और न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोनों पक्षों को समान रूप से स्वीकार्य हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे भविष्य के लोकतंत्र की दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय की गहराइयों को नापने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और विचार मंथन की ये यात्रा भविष्य में भी ऐसे ही नए और दिलचस्प विषयों के साथ जारी रहेगी। सुनते रहिए और नए विचारों की खोज करते रहिए। नमस्कार।